But now another important thing, what is that? Sickle cell anemia एंड मलेरिया, यू हैव टू टेक टू एग्जांपल्स. ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया हमने बताया कि क्या है कि the destruction of the RBC will be there, and then how the heme metabolism takes place, what happens, pallor will be there. But there are two important conditions. One is sickle cell anemia and another one is malaria. Okay. See, if you see, in sickle cell anemia also there is a destruction of the RBCs, and in case of malaria also there is a destruction of the RBCs, isn't it? The malarial parasite, it enters inside the RBC only, and it grows. Parasites will grow. That means they produce their offsprings in thousands of millions of number. That is inside the RBC. वो RBC के अंदर ही जाता है, क्योंकि RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे उसको पूछने वाला कोई नहीं है. देखो वो कितना स्मार्ट है मलेरिया का पैरासाइट, इसलिए वो RBC के अंदर ही जाता है. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज two conditions, sickle cell anemia and as well as malaria. In malaria also there is destruction of the RBCs. In the malaria also there is destruction of the RBCs. In sickle cell anemia also there is a destruction of the RBCs. Sickle cell anemia में जो destruction चल रहा है, so that is mature RBCs. RBC एकदम mature है, but RBC का जो membrane में एक प्रोटीन का कमी है, that will discuss later. इसकी वजह से उसका जो बाइकान की वो शेप है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो इसलिए थोड़ा दिन काम करने के बाद आरबीसी का जो मेम्ब्रेन का जो बाइकान के शेप है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, वो सिकल्स हो जाता है तो वो मेचूर आरबीसी है. सिमिलरली मलेरिया में भी जो है पैरासाइट जो आरबीसी के अंदर जाता है वो आरबीसी भी मेचूर आरबीसी है. इमेचूर आरबीसी के अंदर मलेरियल पैरासाइट जाता नहीं है, क्योंकि जितना आपका आरबीसी इमेचूर होगा उतना उसमें न्यूक्लियस रहेगा. मेचूर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहेगा, इमेचूर में तो थोड़ा थोड़ा रहेगा न्यूक्लियस, इसलिए वहाँ पे तो वो जाएगा नहीं. ठीक है. ऑफकोर्स ये फैल्सिफॉलो मलेरिया में सब वो हर जगह में जाता है. ठीक है. वो इमेचूर को भी अटैक करता है, वो अलग बात है. अदरवाइज सो दिस आर द बोथ कंडीशंस वेयर देयर विल बी हीमोलाइसिस तो है, बट इन बोथ द कंडीशन it leads to increase in the direct bilirubin, not the indirect bilirubin. This is the question. आरबीसी का डिस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो क्या होना चाहिए? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जैसा अभी तक हीमोलाइसिस अगर चल रहा है तो सबसे पहले पेलर आना चाहिए, और उसके बाद जो है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ना चाहिए अनकॉन्जुगेटेड. बट ये दो कंडीशन है, सिकल सेल एनीमिया है और आपका व्हाट इज से मलेरिया है. तो यहाँ पे हीमोलाइसिस होने के बाद भी जो है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन नहीं बढ़ता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है. ओके. सो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर. In both these conditions, the jaundice is due to the liver involvement and not due to the hemolysis predominantly. What is the reason? What is the reason for this? कि ये हीमोलाइटिक जॉन्डिस होने के मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी जो है इनडायरेक्ट बढ़ता है, इनडायरेक्ट नहीं बढ़ता, डायरेक्ट ही बढ़ता है. इसके लिए रीज़न ये बताएंगे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द मलेरिया RBC because of malaria, and even in case of sickle cell anemia, what the textbook says is condition is majorly because of liver involvement and not due to the hemolysis predominantly. hemolysis हो रहा है but predominantly इसमें liver का involvement है. ठीक है. that is the reason why, because why the direct bilirubin rises. Whereas in spirocytosis and other autoimmune disorder, spirocytosis, poikilocytosis, spirocytosis, sideroblastosis, बहुत सारे बाकी भी hemolytic problems है, और some other autoimmune disorders, hemolytic problems, autoimmune कुछ एंटीबॉडी आके आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, there the hemolysis takes place predominantly and there will be increase in the indirect bilirubin. okay. मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया और एक पहले मैंने बताया थैलेसीमिया, ये तीन थोड़ा डिफरेंट है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए. ठीक है. और बाकी जितना भी हीमोलाइटिक प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे सब हीमोलाइसिस ही प्रधान है और हीमोलाइसिस ही चल रहा है, और बढ़ेगा क्या है? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ही है. बट ये तीन कंडीशन में, जैसा थैलेसीमिया में इतना सारा डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी जो है जॉन्डिस नहीं आएगा, और ये मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया में इतना सारा आरबीसी डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी है इनडायरेक्ट नहीं बढ़ेगा, डायरेक्ट बढ़ेगा. इतना तो आप याद रखो. यू हैव टू रिमेंबर दिस मच. ओके.
So hemolytic jaundice can also occur in any metabolic disorders also. The hemolytic jaundice can also occur in some of the metabolic disorder. For example, Wilson's disease. तो वहाँ पे भी होगा because the copper, in case of Wilson's disease, there is a problem with the copper metabolism. That copper will go and get set stain over the RBCs. When it stain over the RBC undergo destruction. Okay, because it's a toxic. So these are some of the important issues that you have to remember in hemolytic jaundice, direct and indirect bilirubin. Next we will look into the hepatic jaundice. So far only we have discussed about the hemolytic jaundice, okay, और indirect bilirubemia, और उसी का जो है आगे पीछे क्या क्या वेरिएशन आ सकता है यही सब हमने देखा. From the next we will see exactly about the hepatic jaundice.